यह तस्वीर देखिए, एक आदिवासी मुख्यमंत्री का चेहरा है और उसके सिर में तारें घुसी हुई है। उस पर लिखा है दिमागी नक्सल। यह कोई अंडरग्राउंड पोस्टर नहीं है, यह बीजेपी झारखंड के आधिकारिक ट्विटर या एक्स हैंडल से पोस्ट किया गया है। सवाल यह है, क्या यह सामान्य राजनीतिक आलोचना है या इसके पीछे कुछ और गहरा है? आज हम उस मानसिकता की जड़ तक जाएंगे जो सदियों से आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को बोका यानी मूर्ख समझती आई है। जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। बीजेपी झारखंड ने एक्स में एक पोस्टर जारी किया जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के चेहरे को एक सर्किट बोर्ड की तरह दिखाया गया, जिसमें तारें घुसी हुई है और उन्हें दिमागी नक्सल कहा गया है। पोस्टर में आरोप है जेपीएससी और जेएसएससी घोटाला, पेपर लीक, युवाओं पर लाठीचार्ज, फर्जी एफआईआर और आंदोलन पर रोक। अब एक बात साफ करते हैं, क्या सरकार की आलोचना होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, लोकतंत्र में विपक्ष का यह काम है। लेकिन सवाल यह है कि दिमागी नक्सल शब्द किसने दिया? सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2026 में, यानी कि वो लाल किला से यह शब्द इस्तेमाल किया और बीजेपी ने इसे सीधे झारखंड के आदिवासी मुख्यमंत्री पर अप्लाई कर दिया। यह टर्म देश में मौजूदा मोदी सरकार के खिलाफ उठने वाले आवाज़ों को दबाने और गैर भाजपा शासित राज्यों में सत्ता हथियाने का टूल किट है। मोदी ने देश की संपत्ति को अपने पूंजीपति दोस्तों को बेच खाया, पोर्ट, एयरपोर्ट सब बेच दिए, कंपनियों का सीएसआर को लूटने के लिए पीएम केयर फंड को लगाया। ऐसे में जो पहले सीएसआर के नाम पर कंपनियां स्थानीय समुदाय के साथ तालमेल कर लेती थी, अब वैसा नहीं होने से आक्रोश का सामना होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। देश का हर सेक्टर मर रहा है और देश में बड़े स्तर पर असंतोष क्रांति की शक्ल ले रहा है। वैसी स्थिति में उन आंदोलनों को, मोदी सरकार से असहमति को, पूंजीपतियों के विरुद्ध आक्रोश को कुचलने के लिए मोदी ने यह टर्म दिमागी नक्सल को फ्लोर किया। लेकिन देश की जनता अच्छी तरह समझ रही है, और जब राज्य के मुख्यमंत्री पद पर आदिवासी विराजमान हो और उन्हें दिमागी नक्सल कहा जाए तो इस मानसिकता को आप समझ लीजिए कि ये बहुत गहरी साजिश है। और यह पहली बार नहीं है। कुछ समय पहले जब हेमंत सोरेन ने शिक्षा और परीक्षा सुधार की बात की तो उच्च जाति के छात्र नेताओं और सोशल मीडिया यूजर्स ने तंज कसा, हंडिया बेचो, एग्ज़ाम नहीं। हंडिया झारखंड का पारंपरिक आदिवासी पेय है जिसे पीढ़ियों से आदिवासी संस्कृति का हिस्सा माना जाता है। इस तंज का मतलब सीधा था कि तुम आदिवासी हो, तुम्हारा काम परीक्षा करवाना नहीं, हंडिया बेचना है, तुम शासन के लायक नहीं। यानी एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को उसके जाति और जनजाति के आधार पर अपमानित किया गया। यह सिर्फ एक नेता का अपमान नहीं, यह झारखंड के आदिवासियों का अपमान है। अब सवाल यह नहीं है कि जेपीएससी में गड़बड़ी हुई या नहीं, वह सवाल बिल्कुल जायज़ है। सवाल यह है कि क्या राजनीतिक आलोचना धीरे धीरे उस भाषा में बदल रही है जिसमें एक आदिवासी मुख्यमंत्री की पहचान और उसकी राजनीतिक वैधता को ही निशाना बनाया जाता है। और इससे भी बड़ा सवाल, क्या इस भाषा की जड़ें भारतीय समाज की पुरानी जातिगत सत्ता संरचनाओं में कहीं दिखाई देती है? छात्रों का सवाल जायज़ है, सरकार से जवाब मांगना भी जायज़ है, लेकिन लोकतंत्र में एक और चीज़ उतनी ही महत्वपूर्ण है, आलोचना की भाषा। आप सरकार से पूछ सकते हैं, पेपर लीक कैसे हुआ, जिम्मेदार कौन है, जांच कब होगी, छात्रों पर कार्रवाई क्यों हुई। लेकिन जब राजनीतिक बहस हिटलर शाही, दिमागी नक्सल जैसे शब्दों पर पहुंचती है तो हमें यह भी पूछना चाहिए कि इस भाषा का सामाजिक प्रभाव क्या है। अब सबसे अहम सवाल, यह मानसिकता आई कहाँ से? भारत में एक बहुत पुरानी व्यवस्था रही है, वर्ण व्यवस्था, जो बाद में जाति व्यवस्था में बदल गई। मनुस्मृति, जो ब्राह्मणवादी विधि शास्त्र का आधार मानी जाती है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि समाज के कुछ वर्ग शासन, ज्ञान और निर्णय लेने के अधिकारी है और बाकी को ये अधिकार नहीं है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने 1927 में मनुस्मृति को सार्वजनिक रूप से जलाया था क्योंकि उन्होंने इसे असमानता की जड़ माना। आरएसएस की वैचारिक नींव में हिंदू राष्ट्र की जो अवधारणा है उसमें आदिवासियों की अलग पहचान के लिए कोई स्थान नहीं है। आदिवासियों को वनवासी कहकर उसकी मूल सांस्कृतिक पहचान को नकारने की कोशिश की जाती है। हेमंत सोरेन ने खुद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कहा था, आदिवासी कभी हिंदू नहीं थे, न हैं।
हमारा सब कुछ अलग है। और यही बात आरएसएस बीजेपी की सबसे बड़ी तकलीफ है। बीजेपी और आरएसएस ने पिछले एक दशक में लेबलिंग का पूरा उद्योग खड़ा किया। पहले आए अर्बन नक्सल, इससे शहरी बुद्धिजीवियों, एक्टिविस्टों, पत्रकारों को निशाना बनाया गया। फिर आए टुकड़े टुकड़े गैंग, इससे जेएनयू जैसे विश्वविद्यालयों को बदनाम किया गया। और अब आया दिमागी नक्सल, और सीधे एक आदिवासी मुख्यमंत्री पर चस्पा कर दिया गया। सीपीआईएम के नेता एम ए बेबी ने सही कहा कि जो भी सरकार से असहमत हो उसे नक्सल बुला दो। जेएमएम ने सवाल पूछा, प्रधानमंत्री जी, क्या आदिवासी मुख्यमंत्री नक्सल होते हैं? यह सवाल सिर्फ राजनीतिक नहीं, संवैधानिक है। एक आदिवासी सीएम के चेहरे को तारों में दिखाना यह आलोचना नहीं, यह अपमान है। और अपमान करना बीजेपी की विफल राजनीति की निशानी है। आरएसएस से जुड़े संगठनों ने लंबे समय से आदिवासी क्षेत्रों में वनवासी शब्द और हिंदू सांस्कृतिक एकीकरण की राजनीति पर काम किया है। आरएसएस के अपने दस्तावेजों में भी वनवासी क्षेत्रों में काम, धर्मांतरण रोकने और हिंदू धार्मिक गतिविधियों के विस्तार का उल्लेख मिलता है। दूसरी तरफ कई आदिवासी अधिकार आंदोलनों का जोर इस बात पर रहा है कि आदिवासी केवल हिंदू समाज का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि उनकी अपनी विशिष्ट ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान है जो हिंदू से बिल्कुल अलग है। झारखंड में आदिवासी बनाम वनवासी की यह बहस कोई छोटी बहस नहीं है। शोधकर्ता इसे आइडेंटिटी और पॉलिटिकल इनकॉर्पोरेशन के सवाल से जोड़ते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में प्रकाशित शोध में झारखंड के संदर्भ में बताया गया कि हिंदू दक्षिणपंथियों ने आदिवासी पहचान को अपनी व्यापक राजनीतिक सांस्कृतिक परियोजना में शामिल करने की कोशिश की, लेकिन इससे अलग आदिवासी पहचान की मांग खत्म नहीं हुई, क्योंकि यहाँ आदिवासी जगे हुए हैं। एक अन्य हालिया अध्ययन बताता है कि झारखंड में आदिवासी पहचान चुनावी राजनीति में लगातार पुनर्गठित और प्रतिस्पर्धी राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनती रही है। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती, असली कहानी तो अब शुरू होती है। झारखंड का आदिवासी समाज जागा हुआ है। 1895 में बिरसा मुंडा ने कहा था, अबुआ दिसुम अबुआ राज, यानी हमारी धरती में हमारा राज। वह परंपरा आज भी जीवित है। 2024 के विधानसभा चुनाव में झारखंड ने जेएमएम कांग्रेस गठबंधन को जिताया। 28 आदिवासी विधानसभा क्षेत्रों में 27 में जीत दिलाया। एकमात्र सीट सरायकेला बीजेपी जीत पाई। मतलब बीजेपी बुरी तरह आदिवासी सीटों पर हारी। यह आदिवासी चेतना की जीत थी और ये बीजेपी नहीं पचा पा रही है। हेमंत सोरेन ने खुद कहा, कोई मुझे डरा या झुका नहीं सकता। आदिवासी सम्मान की ये सब बातें बीजेपी को सबसे ज़्यादा परेशान करती है कि झारखंड का आदिवासी अब नेता भी है, मुख्यमंत्री भी है और वोट भी करता है। मनुस्मृति की सामाजिक व्यवस्था का आधार था पदानुक्रम। आधुनिक संविधान का आधार है समानता और आदिवासी अधिकार आंदोलन का एक महत्वपूर्ण आधार है स्वैत पहचान और सामुदायिक अधिकार। अब टकराव यहाँ पैदा होता है जब कोई आदिवासी समुदाय कहता है हमारी अपनी पहचान है और कोई राजनीतिक सांस्कृतिक परियोजना कहती है कि आप हमारी व्यापक सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है, तो प्रश्न उठता है, पहचान तय करने का अधिकार किसके पास होगा? यही झारखंड की असली राजनीतिक लड़ाई का एक महत्वपूर्ण आयाम है। हाल में जेपीएससी आंदोलन के संदर्भ में ही हड़िया बेचो एग्जाम नहीं, ऐसा तंज सामने आया। इस तरह के पोस्टर या संदेश सोशल मीडिया पर प्रसारित हुए। अब सवाल है, अगर कोई व्यक्ति किसी आदिवासी मुख्यमंत्री की परीक्षा संबंधी राजनीतिक आलोचना करना चाहता है तो हड़िया को बीच में लाने की जरूरत क्यों पड़ी? हड़िया झारखंड की आदिवासी सांस्कृतिक और पारंपरिक अर्थव्यवस्था से जुड़ा पेय है। अगर किसी आदिवासी समुदाय की पारंपरिक चीज़ को यह कहकर प्रस्तुत किया जाए कि तुम्हारे लिए पढ़ाई नहीं यही काम है, तो यह केवल मुख्यमंत्री पर हमला नहीं रह जाता। इसमें एक सामाजिक संदेश है कि तुम्हारी जगह क्या है, और यहीं से हमें जाति और सामाजिक पदानुक्रम की मानसिकता को जांचना चाहिए। किसी भी समुदाय को ऐसी मानसिकता से कमतर समझना लोकतांत्रिक भारत के विचार के बिल्कुल विपरीत है। क्या सत्ता के लिए भाजपा इतना नीचे गिर सकती है? नहीं, वो गिरी हुई है। राजनीति में हर पार्टी सत्ता चाहती है, लेकिन बीजेपी का चुनाव की राजनीति कुछ ज़्यादा ही बेशर्म वाली है और नहीं जीतने पर विधायकों की खरीद बिक्री भी कर लेती है। भाजपा की चुनावी राजनीति में एक रणनीति होती है, विरोधी की नीतियों पर हमला करने के बजाय उसकी सामाजिक और राजनीतिक वैधता को कमजोर करना।
इसे आप डिलेजिटिमाइजेशन कह सकते हैं। झारखंड में मामला और जटिल है, क्योंकि यहाँ सत्ता का सवाल केवल बीजेपी बनाम जेएमएम नहीं है। यहाँ आदिवासी पहचान, जल, जंगल और ज़मीन, धर्म, भाषा, स्थानीयता, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसीलिए जब किसी आदिवासी मुख्यमंत्री पर हमला होता है तो उसका राजनीतिक प्रभाव सामान्य मुख्यमंत्री पर हमले से अलग हो सकता है। लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि आदिवासी होना किसी मुख्यमंत्री को आलोचना से ऊपर नहीं करता। हेमंत सोरेन की सरकार से भी सवाल पूछे जाने चाहिए। जेपीएससी पर सवाल पूछिए, जेएसएससी पर सवाल पूछिए, पेपर लीक पर सवाल पूछिए, छात्रों पर कार्रवाई पर सवाल पूछिए, लेकिन जातिगत या सांस्कृतिक अपमान को राजनीतिक जवाबदेही का विकल्प मत बनाइए। यह लड़ाई सिर्फ झारखंड की नहीं है। देश में 10.5 करोड़ आदिवासी हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। यह भारत की कुल आबादी का 8.5% से ज़्यादा है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हर जगह आदिवासियों को जंगल की ज़मीन से बेदखल किया जा रहा है। हर जगह उनकी पहचान को बनवासी हिंदू बनाकर एब्जॉर्ब करने की कोशिश है, और जो नेता आवाज़ उठाता है उसे दिमागी नक्सल कह दो। केंद्र सरकार ने आदिवासी बच्चों की उच्च शिक्षा फेलोशिप में 90% कटौती की। राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति में 95% की कटौती हुई, और नाम लेते हैं आदिवासी कल्याण का। यह दोहरापन यही असली चेहरा है, और शायद यही वह जगह है जहां झारखंड के आदिवासी समाज की राजनीतिक चेतना सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि यह समाज केवल वोट बैंक नहीं है, यह वही समाज है जिसने बिरसा मुंडा को जन्म दिया, सिद्धू कानू को जन्म दिया, फूलो जानो को जन्म दिया। इस समाज ने ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी, जमींदारी को चुनौती दी, जंगल पर कब्जे को चुनौती दी, और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी सामुदायिक पहचान को मिटने नहीं दिया। इसलिए आज भी सवाल वही है, हमारी पहचान कौन तय करेगा? दिल्ली, रांची, कोई राजनीतिक दल, कोई धार्मिक संगठन, या फिर खुद आदिवासी समाज? भारत का संविधान कहता है समानता, आर्टिकल 14 कानून के समक्ष समानता, आर्टिकल 15 भेदभाव का निषेध, आर्टिकल 16 सरकारी रोजगार में समान अवसर। इसलिए आज झारखंड के सामने दो अलग अलग सवाल है। पहला, क्या हेमंत सरकार जेपीएससी और जेएसएससी के युवाओं को न्याय देगी? इसका जवाब सरकार को देना ही होगा। और दूसरा, क्या राजनीतिक विरोध के नाम पर आदिवासी पहचान को अपमानित करने वाली भाषा को सामान्य बना दिया जाएगा? इसका जवाब समाज को देना होगा। और मेरा मानना है कि झारखंड का आदिवासी समाज दोनों सवालों को एक साथ पूछ सकता है, सरकार से भी सवाल और सत्ता की राजनीति से भी सवाल। क्योंकि लोकतंत्र में मुख्यमंत्री कोई राजा नहीं होता, लेकिन वह किसी जाति या समुदाय के अपमान का प्रतीक भी नहीं होता। आलोचना कीजिए, सवाल पूछिए, जवाब मांगिए, लेकिन झारखंड के आदिवासी समाज को उसकी पहचान, संस्कृति और गरिमा के आधार पर छोटा मत समझिए। क्योंकि यह समाज जाग चुका है, और शायद आने वाले समय की सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई यही होगी कि आदिवासी कौन है, या तय करने का अधिकार आखिर किसके पास है। जब आलोचना जाति, जनजाति और अपमान का रूप लेने लगे, जब एक निर्वाचित मुख्यमंत्री के चेहरे को दिमागी नक्सल कहा जाए, जब हंडिया बेचो जैसे तंज किए जाएं, तो यह राजनीति नहीं, यह मनुस्मृति की मानसिकता का 21वीं सदी का संस्करण है। और झारखंड का आदिवासी इसे समझता है। बिरसा मुंडा की धरती के लोग इसे समझते हैं। अबुआ दिसुम, अबुआ राज।